जापान में नए बरस के पहले 3 दिन स्मारकों और मंदिरों में भारी भीड़ रहती है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और अच्छे दिनों की दुआ। ये परंपरा का हिस्सा है। इसको हात्सु मोदे कहते हैं। शाब्दिक अनुवाद पहली प्रार्थना। 2024 की पहली तारीख को भी वैसा ही माहौल था, पर तभी जमीन के नीचे हलचल मची और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। भूकंप जापान की दिनचर्या का हिस्सा है। वहां हर साल औसतन 2000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। जापान के नागरिकों ने इसके साथ जीना सीख लिया है, लेकिन 1 जनवरी की हलचल ने इंसानी सोच की सीमा को भेद दिया। 7.6 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आए आफ्टर शॉक्स ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। भूकंप के तुरंत बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। बाद में इस वार्निंग का स्तर कुछ कम किया गया, हालांकि खतरा घटा नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। हजारों घरों में बिजली की आपूर्ति ठप है। मलबों में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से चलाया जा रहा है और अब तक 48 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आशंका है ये संख्या बढ़ सकती है। कई इलाकों में तो अभी रेस्क्यू टीम पहुंच भी नहीं पाई, क्योंकि सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। आज हम जानेंगे जापान में आए भूकंप की कहानी। आखिरकार वहां इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं और जापान का डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम, आपदा प्रबंधन का जो तौर तरीका है वो कैसे काम करता है। जापान के बाद बांग्लादेश चलेंगे, जहां 7 जनवरी को आम चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की जीत तय मानी जा रही है। वो भारत की दोस्त हैं। शेख हसीना की सरकार 83 बरस के एक बुजुर्ग से परेशान भी है। उनके ऊपर केस लाद रही है और जेल भेजने की कोशिश भी, वो भी तब जब वो बुजुर्ग मुल्क का इकलौता नोबेल पुरस्कार विजेता है। क्या कहानी है ये भी विस्तार से समझेंगे। पहले परिचय की रवायत को पूरा करते हैं। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले बात जापान के भूकंप की और उससे भी पहले वहां के भूगोल की। ये नक्शा देखिए। जापान पूर्वी एशिया में बसा एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय यानी हर तरफ से पानी से घिरा। उत्तर में ओखोत्स्क सागर, दक्षिण में ईस्ट चाइना सागर, पूरब में प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन और पश्चिम में जापान सागर है। जापान 7000 से ज्यादा द्वीपों की श्रृंखला है, लेकिन सिर्फ 400 ऐसे हैं द्वीप जहां पर लोग रहते हैं। और कितने लोग रहते हैं? लगभग 13 करोड़। इसीलिए जापान को एक सघन आबादी वाले द्वीपों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके नक्शे पर पश्चिम की तरफ आपको एक सिरा निकलता दिखता है। यहां पर नोटो पेनिनसुला है। पेनिनसुला यानी मेनलैंड से जुड़ी जमीन जिसकी बाकी सीमा पानी से मिलती है, सिर्फ एक हिस्सा जमीन से छूता है। इसी नोटो में 1 जनवरी की शाम 4:10 पर धरती जोर से कांपी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस दुनिया भर में आने वाले भूकंपों को ट्रैक करती है। उसके स्केल पर तीव्रता दिखी 7.6 रिक्टर स्केल। यह सामान्य भूकंप की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक था। कुछ ही देर के अंदर इसकी बानगी भी दिखने लगी। क्या दिखा? इशिकावा प्रांत में सुनामी की उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी की गई। 2011 के बाद पहली बार ऐसा हुआ। मार्च 2011 में तोहोकू प्रांत में 9 तीव्रता का भूकंप आया था और इसके बाद सुनामी भी आई थी। इस हादसे में लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। 1 जनवरी को ही तटीय इलाकों में रहने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा गया। कई इलाकों में सड़कें टूटी, बिजली की आपूर्ति रुकी, इमारतें मलबे के ढेर में बदली, लोग दब गए जो अब तक जैसा बताया निकाले नहीं जा सके हैं। इसके बाद आई प्रतिक्रिया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने राहत अभियान में सेना को भी उतारा, लेकिन सड़कों को हुए नुकसान के चलते वे जरूरतमंद लोगों तक पर्याप्त समय में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बारे में किशिदा का बयान भी आया। 昨夜から全力を挙げてこの情報収集に努めていますが、この道路寸断のため能登半島北部地域への立ち入り、これ極めて困難な状況にあります。寸断された道路の警戒、すなわち最低限の修正で道路を開くことに全力で取り組んでいるとともに、回廊輸送ルート確立のための港湾の安全確認などを行っているところです。 सरकार ने लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा। आने वाले दिनों में और भी भूकंप आने की आशंका है। इन्हें आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। ये मेन भूकंप से ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं।
सुनामी की चेतावनी सिर्फ जापान में नहीं, साउथ कोरिया और रूस ने भी जारी की है। समंदर किनारे बसे प्रांतों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जैसा हमने पहले बताया, जापान और भूकंप का पुराना नाता, हर बरस 2000 से ज्यादा भूकंप, कुछ की तीव्रता ऐसी ही सारे इंतजाम धरे रह जाएं। इसकी सबसे बड़ी वजह इलाके की भौगोलिक स्थिति है। जापान टेक्टोनिक प्लेट्स के संगम पर बसा है। जब कभी इन प्लेट्स में हलचल होती है तब सतह पर भूकंप आता है। इन प्लेट्स की कहानी क्या है, बेसिक से समझते हैं। हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से मिलकर बनी है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है, इसी के ऊपर हम रहते हैं। इसको सेब के छिलके के माफिक समझिए। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फेयर कहते हैं। ये परत लगभग 50 किलोमीटर मोटी है, पर यह अपने आप में संपूर्ण नहीं है। परत में बंटवारा हो रखा है, हर टुकड़ा अपनी मर्जी का मालिक है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये ठोस चट्टान का एक बहुत विशाल और अनियमित आकार का स्लैब ऐसा समझिए। इसमें महाद्वीप और महासागर दोनों आते हैं। ये प्लेट्स मेंटल के लावा में तैरती रहती हैं। तैरते तैरते जब वे एक दूसरे से टकराती हैं तब धरती में कंपन पैदा होता है। यही सतह पर भूकंप की सूरत में नजर आता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। कौन सी? अफ्रीकन, अंटार्कटिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन और पैसिफिक। ये अपने हिसाब से मध्यम गति से टहलती रहती हैं, कभी दूर जाती हैं, कभी पास आने लगती हैं। पास आते आते वे एक दूसरे को धकेलने लगती हैं। इस घर्षण का सबसे ज्यादा असर ठीक ऊपर की सतह पर होता है, जहां टक्कर होती है। उसे कहते हैं भूकंप का एपिसेंटर। एपिसेंटर वाले इलाके में तबाही सबसे ज्यादा होती है। हालांकि टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से सिर्फ तबाही नहीं होती, ज्वालामुखी और पहाड़ भी बनते हैं। जब जब प्लेट्स की टक्कर होती है, 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। पहली प्राइमरी, जिसकी रफ्तार सबसे तेज, करीबन 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। सेकेंडरी तरंग 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। और टर्शरी, तीसरी तरंग, लव तरंग, जिसकी रफ्तार बाकी दोनों के मुकाबले कम, लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। सबसे ज्यादा तबाही यही लव तरंग मचाती है। हमने भूकंप के पीछे की साइंस को और समझने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT रुड़की में भूकंप विज्ञान विभाग के प्रमुख मनीष श्रीखंडे से बात की और पूछा कि इसका आधार क्या है और इसका चरित्र तय करने में तरंगों की क्या भूमिका रहती है। तरंगे तो एक तरह से इफेक्ट है, और 3 नहीं 4 तरह की तरंगे होते हैं। वैसे यानी हम इसको 2 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं। यानी ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। और बॉडी वेव में 2 तरह की आती हैं। प्राइमरी वेव, जो कि ऑडियो वेव्स भी प्राइमरी वेव्स ही होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो कहते हैं, इलास्टिक वेव्स हैं, वो स्ट्रेस वेव्स कहते हैं। प्रोपेगेटिंग यानी जो स्ट्रेस वेव आपका मीडियम, किसी भी मीडियम से प्रोपेगेट करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं। तो ये तो इफेक्ट है। इसका अर्थक्वेक कॉज करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये तो अर्थक्वेक का, दिस इज समहाउ वी फील अर्थक्वेक्स। लेकिन अर्थक्वेक की जो ओरिजिन होती है वो होती है बिकॉज ऑफ व्हाट वी कॉल एज प्लेट टेक्टोनिक्स। ये करीब 98% ऑफ अर्थक्वेक्स आर ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलिशंस। दूसरे भी और मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो अब प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब यानी ये इस तरह से आप इसको समझिए कि जो अर्थ के ऊपर की जो क्रस्ट है, नॉर्मल अभी जिस पर रहते हैं, बसते हैं, वो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अपर क्रस्ट। उसके नीचे और भी अलग अलग लेयर्स हैं अर्थ की। तो इनके बीच में यानी डेंसिटी का अंतर है, और नीचे जो अर्थ के जो हीट की वजह से, इंटरनल हीट की वजह से जो कन्वेक्टिव करंट्स हैं, उसकी वजह से ये जो ऊपर की अपर क्रस्ट है वो मूव करती है, वो ड्रिफ्ट होती है। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये अपना आपको आपस में टकराती हैं प्लेट्स अपने अपने, यानी करीब 10-12 प्लेट्स में डिवाइड हो चुका है अर्थ क्रस्ट। तो ये जब ड्रिफ्ट होती रहती हैं तो आपस में टकराती रहती हैं। जब टकराती हैं तो ऑब्वियसली यानी या तो ऊपर जाएंगी या फिर नीचे जाएंगी, या फिर एक प्लेट दूसरे के नीचे जाएगी।
तो ये अलग-अलग तरह के यानी मैकेनिज़म्स होते हैं प्लेट के जो आपस में इंटरैक्ट करने के और इसी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। कहीं पे अगर कोई स्टिक हो गया, फिर वहाँ से अचानक स्लिप हो गया, तो वो जो एक्युमुलेटेड स्ट्रेस होता है, वो रिलीज़ हो जाता है और उसकी वजह से ये अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की धक्का मुक्की तो पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर जापान में क्यों दिखता है? इसका जवाब है जापान का भूगोल। 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के संगम पर यह बसा है, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक, यूरेशियन और फिलीपीन सी प्लेट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पैसिफिक प्लेट। ये बाकियों की तुलना में ज्यादा तेजी से घूमती है। फिलहाल ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की दिशा में। इस टक्कर के चलते इस इलाके में बसे देशों में हजारों भूकंप आते हैं। इसको और विस्तार से समझते हैं। जापान में भूकंप आते हैं, काफ़ी आते हैं और सिर्फ जापान में नहीं आते हैं, वो आपका एक पूरा का पूरा एक लीनिएज है जो कि जहाँ पर यानी ये प्लेट बाउंड्रीज को यानी कोलाइड कर रही हैं, जहाँ पे आपका ड्रिफ्ट की यानी रेट ज़्यादा है और यानी बाउंड्रीज आपस में ज़्यादा यानी तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं। तो जापान में भी आते हैं, उधर आपके चिली के साइड में भी बहुत आते हैं और कोस्टल यूएस में भी अलास्का और रशिया के कामाश्का रीजन में भी काफ़ी आते हैं, इटली में भी बहुत आते हैं और ताइवान और न्यूजीलैंड, ये सब के सारे उसी तरह के जोन्स हैं, जियोग्राफिक जोन, जहाँ पे ये प्लेट्स का इंटरेक्शन काफ़ी होता है। ठीक है। और यही कारण हमारे हिमालयाज में भी अर्थक्वेक आने का भी यही कारण है कि वहाँ पे भी 2 प्लेट्स का कोलिजन है। जापान रिंग ऑफ फायर से भी घिरा है। ये प्रशांत महासागर के किनारे की एक काल्पनिक रेखा है, घोड़े के नाल के आकार की, 40,000 किलोमीटर में फैली। इसके किनारे 15 देश बसे हैं। जापान इसके केंद्र में है। पूरी दुनिया की ज्वालामुखियों में से 90% रिंग ऑफ फायर में ही है, इसीलिए ये नाम। अब ये कितना खतरनाक है जानते हैं। इसको तो प्लेट टेक्टोनिक तो काफ़ी रिसेंट ओरिजिन है, अर्ली 20th सेंचुरी में ये टेक्टोनिक थ्योरी प्रपोज की गई थी, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में इंटरेस्ट तो काफ़ी हिस्टोरिकल टाइम्स से लोगों के बीच में रहा है। पहले पहली आपदा के रूप में इसको देखा जाता था, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो पहले जब ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे अर्थक्वेक्स के हैं, वो जब थोड़ा हमारा कार्टोग्राफी और मैपिंग थोड़ी डेवलप हुई, जब दुनिया के बारे में लोगों ने ज़्यादा समझा कि कैसे ये जियोग्राफी है, क्या है, और फिर लोगों ने फिर किसी ने अर्थक्वेक, पुराने हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स जो हैं वो भी प्लॉट कर लिए कहाँ पर अर्थक्वेक्स आए। तब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न सा देखने को मिला कि ये सारे के सारे जो मेजॉरिटी ऑफ अर्थक्वेक्स हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अलाइन हो जाते हैं और उसी को फिर वो रिंग ऑफ फायर कहा गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपदाएं इससे जुड़ी हुई हैं और फायर इज ऑफन ए कॉन्सिक्वेंस, सेकेंडरी हैजार्ड फॉलोइंग अर्थक्वेक्स। बहुत इस बार भी अभी जो जापान में अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के बाद फायर हैजार्ड हो गया, क्योंकि गैस पाइपलाइन्स वगैरह रप्चर हो जाते हैं और हल्का सा भी अगर कहीं पे मेटल फ्रिक्शन हुआ तो वो दैट हीट इज इनफ टू इग्नाइट द गैस। अब सुनामी की कहानी जानते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, मतलब होता है बंदरगाह तक आने वाली लहरें। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है तो उससे पैदा होने वाला कंपन पानी को अपनी जगह से दूर धकेलता है। इससे विशाल लहरें पैदा होती हैं। जब ये ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप धरती के करीब होता है तब लहरें आसानी से रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाती हैं। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे लहरें किनारे के करीब आती हैं उनकी ऊंचाई बढ़ती है, क्योंकि समुद्र तल उथला होता है। ये लहरें कई मीटर तक हो सकती हैं ऊंची। 2011 में जापान में आई सुनामी की लहरें 40 मीटर ऊंची थी, क्योंकि तब 9 तीव्रता का भूकंप आया था। उस समय सुनामी का पानी फुकुशिमा के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी घुस गया था, जिसके चलते रिएक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था। बाद में इस पावर प्लांट को बंद करना पड़ा। अगर इस हादसे में आपकी दिलचस्पी है तो हम दुनियादारी में पहले विस्तार से बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। द्वीपीय देशों में भूकंप के बाद अक्सर सुनामी की चेतावनी दी जाती है। ये पैदा कैसे होता है और भूकंप से इसका क्या कनेक्शन है, ये भी जानते हैं। तो ये जैसे ये सबडक्शन जोन में यानी जो प्लेट
बाउंड्रीज जो होती हैं उसमें से एक होता है सबडक्शन जोन, जिसमें कि एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के अंदर जाती है। ठीक है, तो जब ये अभी तो जैसे नॉर्मल केस में ये रुकी हुई है, फ्रिक्शन से ही रुका हुआ है, बाकी वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से इसमें स्ट्रेस तो बन नहीं रहा है। तो जब ये एक बार रप्चर पॉइंट पे, टिपिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये स्लिप हो जाएगा। तो जब ये स्लिप होती है प्लेट, तो इसके ऊपर यानी जो आपका ओशन मास है वो सडनली नीचे आता है, उसको भी मोशन मिलती है ना। ये नीचे की यानी प्लेट अगर आपकी ओशनिक क्रस्ट में ये नीचे धंस गई तो ऊपर का जो इतना बड़ा आपका पानी का कॉलम है वो सडनली मूव करता है और उसकी वजह से रिपल्स जनरेट होते हैं। तो काफी मैसिव, अगर आप देखें कि यानी ये थोड़ा सा भी 1 मीटर भी स्लिप हो गया तो अगर आपका हजारों किलोमीटर का अगर आपका वाटर मास है तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है जो कि जनरेट होती है इसमें, और फिर वो धीरे धीरे आगे प्रोपोगेट होना शुरू करती है। जैसे कि आपका पत्थर पानी में फेंकने से तो रिपल हो जाता है, उस तरह से ये आगे वेव प्रोपोगेट होती है। तो डीप ओशन में सुनामी तो जनरेट होती है, लेकिन उसका असर आपको दिखता नहीं है क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइट है। लेकिन जैसे जैसे वो समुद्र तट पर आता है तब वो पानी तो यानी उतनी ही एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उतनी ही है, लेकिन आपके पास हाइट बहुत कम है उसको यानी अकोमोडेट करने के लिए। तो वो वेलोसिटी की वजह से तो वाटर हाइट इंक्रीजेस। आपने जापान में आने वाली आपदाओं की कहानी सुनी। इन सब के बावजूद जापान की जिजीविषा हैरान करती है। उन्होंने खुद को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया और इसकी शुरुआत 100 बरस पहले हुई। 1923 में टोक्यो में भयंकर भूकंप आया। लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए। अधिकांश इमारतें धराशायी हो गईं। उसके बाद पहली बार कंस्ट्रक्शन के लिए नियम सख्त किए गए। इमारतों के पिलर और नींव के लिए मानक तय हुए। जब तेज भूकंप आए तब गलतियों को नए सिरे से देखा गया और नियमों को नए सिरे से अपडेट किया गया। इसके चलते नुकसान को क्रमशः कम करने में मदद मिली। 2011 में इसका सर्वोच्च उदाहरण दिखा। जापान भूकंप की तीव्रता को धरती हिलने के स्तर से मापता है। स्केल 1 से 7 का है। 1923 में यह स्केल 5 पर पहुंचा था और 1.5 लाख लोग मरे थे। 2011 में भी स्केल पर 5 का आंकड़ा था, लेकिन बहुत कम इमारतों को नुकसान पहुंचा। अधिकतर लोगों की मौत सुनामी की वजह से हुई, भूकंप की वजह से नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुनियाद ठीक कर ली थी। जापान का वार्निंग सिस्टम भी गजब का है। भूकंप आने से 1 मिनट पहले लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है। अब ये डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम कैसे काम करता है अलर्ट करने का, और दुनिया उससे क्या सीख सकती है, ये जानते हैं। पहली बात तो इंजीनियरिंग इज यानी जापानीज सोसाइटी बाय एंड लार्ज काफी नियम मानने वाली है। तो कोई रेगुलेशंस हैं तो वो रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। तो कोई बिल्डिंग अगर किसी ढंग से बनाई जानी है, अगर ये इस तरह के रेगुलेशंस हैं तो इस तरह के इंस्टेंसेस आपको बहुत ही कम मिलेंगे कि जिसमें कि वो यानी जो कोड डिज़ाइन कोड से यानी को वायलेट करके भी कुछ बन गया हो। तो इसलिए जनरली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन के जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी 100 साल के ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इवॉल्व हुए हैं और वो इनकॉर्पोरेट होते रहे हैं जापानीज कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में, और काफ़ी उन्होंने अपना डेवलप भी किया हुआ है। टेक्नोलॉजीज भी अप्रोप्रिएट डेवलप की हुई हैं और वो सारी की सारी यानी अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट की जाती है। लेकिन इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन जब हम कहते हैं तब एम्फेसिस होता है जान के नुकसान को बचाने का, माल के नुकसान को बचाने का एम्फेसिस नहीं होता है। तो यानी हमारा उद्देश्य ये होता है कि छोटे अर्थक्वेक्स जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं उसमें तो हर चीज़ बदस्तूर जैसी है वैसी ही चलती रहे, कोई भी डैमेज ना हो या बहुत ही लिमिटेड डैमेज हो, लेकिन हमें काम चलता रहे और जान का तो नुकसान होने का सवाल ही नहीं। हम दुनिया की बात कर रहे हैं ताकि देश को बेहतर बना सकें। भारत में भूकंप की आशंका कई इलाकों में रहती है। ये कौन से इलाके हैं और भारत को भूकंप की आशंका से निपटने के लिए क्या तैयारियां करने की जरूरत है, ये जानना बेहद जरूरी है। सबसे ज़्यादा जैसे मैंने सभी को पता है, सबसे ज़्यादा भूकंप की आशंका तो हिमालय में ही रहती है।
और पूरा हिमालय का बेल्ट हमारा कश्मीर से लेके उधर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा ही फैला हुआ है। और उसके नीचे अगर हम आ जाएं तो भुज का इलाका जो है, जहाँ पर 2001 का जो भूकंप आया था, वो भी एक्टिव रीजन है। और इन सब से अलग नीचे अंडमान का जो इलाका है वो भी काफ़ी एक्टिव है। तो ज़्यादातर बड़े अर्थक्वेक्स इन्हीं रीजन्स में आते हैं। बाकी जो कुछ 1990 के दशक में एक आध अर्थक्वेक जबलपुर में आ गया, एक लातूर में आ गया, वो मैंने नॉट, हम उसको आउटलायर मान सकते हैं, नॉट पार्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड सेismicity पैटर्न। भूकंप का चैप्टर अब यहीं रोकते हैं और रुक करते हैं बांग्लादेश का, जहां 1 जनवरी को अदालत ने नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को 6 महीने जेल की सजा सुनाई, लेबर कानून के उल्लंघन के आरोप में। बाद में उन्हें जमानत मिल गई, पर यूनुस पर 100 से ज्यादा केस पहले से चल रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उन्हें गरीबों का खून चूसने वाला बताती हैं और टैक्स चोरी का आरोप लगाती रहती हैं। यूनुस के समर्थकों का आरोप कि सब राजनीतिक प्रतिरोध की वजह से हो रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस ने एक समय पार्टी बनाकर अवामी लीग को टक्कर देने की कोशिश की थी और तब से शेख हसीना से उनकी अदावत है। कहा जा रहा है कि इसी के चलते उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अगस्त 2023 में दुनिया भर की 170 चर्चित शख्सियतों ने इसको ध्यान में रखते हुए एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें सरकार की आलोचना की गई थी। यूनुस की कहानी क्या है? मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत का श्रेय मिलता है। ये बैंक गरीबों को छोटा छोटा कर्ज देते हैं, बदले में कुछ गिरवी रखने की मजबूरी नहीं। यही वजह है कि वो बांग्लादेश में खासे लोकप्रिय हुए। 1961 से 65 तक उन्होंने चिटगांव यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ाया और उसके बाद उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली। अमेरिका में पढ़ाने गए। 1971 में बांग्लादेश नया मुल्क बना, पाकिस्तान से अलग, भारत की मदद से। यूनुस 1972 में नया मुल्क बनने के बाद अमेरिका से लौटे। चिटगांव यूनिवर्सिटी में अब वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड बन गए। 1974 में बांग्लादेश में भयंकर अकाल पड़ा। यूनुस ने तब अपने स्टूडेंट से किसानों की मदद को कहा, पर यह बहुत कारगर नहीं रहा। उन्हें समझ आ गया सिर्फ ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर किसानों के पास कोई संपत्ति नहीं है। फिर यूनुस ने माइक्रो फाइनेंस शुरू किया। शुरुआत में किसानों को $20 से $25 तक की मदद दी जाती है। ये मॉडल इतना पॉपुलर हुआ कि 1983 में बांग्लादेश सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। 2006 में यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। फिर 2010 का साल आया, उन पर नॉर्वे के फंड्स के दुरुपयोग के आरोप लगे। नॉर्वे ने आरोपों को खारिज किया, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने जांच शुरू की। 2011 में उन्हें ग्रामीण बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से यह कहकर हटा दिया कि उन्हें 60 की उम्र में रिटायर किया जा रहा है, पर वो तो 2000 के साल में ही 60 बरस के हो चुके थे। उन्होंने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। अदालत ने उनका निष्कासन बरकरार रखा। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के बारे में अगर आप और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो दुनियादारी का एक एपिसोड है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देखें। अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है ज़्यादा दिलचस्पी रखें, क्योंकि उसका हमारे देश भारत पर सीधा असर पड़ता है। आज की दुनियादारी में इतना ही। नए साल की आप सभी को खूब शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।